आज हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स में हम फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम यूज़र से इनपुट के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह से इनपुट ले सकते हैं। लूप आइटरेटिव डाटा टाइप्स पे परफॉर्म होता है। अब हम देखते हैं कि आइटरेटिव डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं जिन पर आइटरेशंस परफॉर्म हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास लिस्ट है, इसके बाद डिक्शनरी है, हमारे पास टपल है। इसी तरह से स्ट्रिंग पे भी आइटरेशंस परफॉर्म हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइटरेशन क्यों ज़रूरी है। हम एक लिस्ट बना लेते हैं और रोज के नाम से। इसकी टाइप है स्ट्रिंग रो 1 कॉमा सेपरेटेड रो 2। इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट रोज। ये हमारे पास रो प्रिंट हो गई है। अगर हम रोज को प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास लिस्ट की सूरत में प्रिंट हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि लिस्ट प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ हो तो हम आइटरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। आइटरेशन परफॉर्म करवाने का क्या मतलब है, तो हम देखते हैं कि एक एक एलिमेंट इसमें से निकले और प्रिंट हो जाए। इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करवा सकते हैं। हम फॉर लूप लगाते हैं इसके ऊपर और एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं रो के नाम से। रोज जो हमारे पास पहले बना हुआ है लिस्ट है, इसकी बॉडी बना लेते हैं, प्रिंट रो को प्रिंट करवा देते हैं। इससे पहले भी एक दफ़ा रोज को प्रिंट करवा लेते हैं ताकि आपको फॉर्मेटिंग का पता चल सके। अगेन प्रिंट करवाते हैं। ये हमने एक लिस्ट ली है, लिस्ट को हमने रोज के नाम से लिस्ट ली है, उसको हमने प्रिंट करवाया तो हमारे पास एक लिस्ट की सूरत में प्रिंट हो गई सारी लिस्ट। अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप किस तरह से रन किस तरह से करता है, ये हमारे पास लिस्ट है रोज के नाम से। इस रोज के वेरिएबल के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो वर्क किस तरह से करेगा ये फॉर लूप। ये रो हमारे पास लोकल वेरिएबल है, रो के अंदर तीनों एलिमेंट्स है, रो 1 रो 2 रो 3। तो हमारे पास रो 1 के अंदर पहले इंडेक्स पे है रो 1। ये पहले इंडेक्स वाला एलिमेंट उठेगा और इस रो के अंदर आ जाएगा पहली आइटरेशन के ऊपर। इसको हम प्रिंट करवा देंगे तो हमारे पास रो 1 प्रिंट हो गया। इसी तरह से इसके बाद हमारे पास इस लिस्ट के ऊपर सेकंड इंडेक्स के ऊपर है रो 2। ये हमारे पास सेकंड आइटरेशन पे इस रो के अंदर स्टोर होगा, इस रो वेरिएबल के अंदर। इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे रो 2 है वो प्रिंट हो गया। इसी तरह से रो के अंदर थर्ड पोजीशन पे है हमारे पास रो 3। ये यहाँ से उठेगा और रो वाले वेरिएबल लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। इसको हमने प्रिंट करवा दिया तो ये हमारे पास रो 3 यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट हो गया। ये आइटरेशन मैंने लिस्ट के ऊपर करवाई है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ तो हम टपल के ऊपर लूप लगा के आइटरेशन परफॉर्म करवा लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम होगा टपल और टपल की जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसकी ये सेम इसी तरह से वर्क करेगा हमारे पास। इसको मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास इसको टपल को मैंने प्रिंट करवाया सबसे पहले तो हमारे पास ये टपल की सूरत में प्रिंट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट रो। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, दोबारा प्रिंट करवाता हूँ तो ये हमारे पास टपल था और उसको मैंने प्रिंट करवाई और टपल की सूरत में ही प्रिंट हो गया। उसके बाद अगर इसको मैं इसके ऊपर लूप लगाता हूँ तो ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट होगा। प्रिंट ये देखिए रो 1 रो 2 रो 3 तीनों ही प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट हो गए। ये उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से एक लिस्ट के ऊपर प्रिंट होता है। टपल के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही लूप वर्क करता है जैसे लिस्ट के ऊपर। हमारे पास रो नाम के टपल के अंदर ही तीन एलिमेंट्स हैं, रो 1 रो 2 और रो 3। तो रो ये पहली आइटरेशन होगी लोकल वेरिएबल रो के अंदर। रोज में से
जो उसका पहला एलिमेंट है, पहले इंडेक्स के ऊपर जो भी एलिमेंट है वो रो 1 है, वो यहाँ पे इसके अंदर आएगा, तो उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा, तो हमारे पास वो आ गया। उसके बाद सेकंड आइटरेशन के ऊपर सेकंड जो एलिमेंट है रोज़ का, वो लोकल वेरिएबल के अंदर आएगा, रो के अंदर, उसको मैंने प्रिंट कराया, तो रोज़ 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो भी एलिमेंट है वो लोकल वेरिएबल के अंदर आएगा और प्रिंट हो जाएगा, ये जहाँ तक लास्ट इंडेक्स तक ये पूरी टपल प्रिंट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास हर लाइन के साथ नंबरिंग आ जाए, तो मैं बाहर क्लिक करके एल दबाऊंगा, तो हमारे पास 1 2 3 4 नंबरिंग आ गई। ये इसकी शॉर्टकट है, बाहर क्लिक करें और उसके बाद एल दबाएं, तो हमारे पास नंबरिंग आ जाती है। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि हम एक स्ट्रिंग के ऊपर किस तरह से आइट्रेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसका मैं नाम टेक्स्ट रख देता हूँ, टाइप इसकी स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू कोई भी स्ट्रिंग ले देते हैं, मैं लिख देता हूँ पाइथन। इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ टेक्स्ट को, तो हमारे पास पाइथन प्रिंट हो गई। अगर इसके ऊपर मैं लूप लगाता हूँ तो हमारे पास ये किस तरह से वर्क करेगी। मैं इसके ऊपर लगाता हूँ फॉर लूप, फॉर लोकल वेरिएबल रख लेते हैं, लेट्स से आई इन txt। उसके बाद इसकी बॉडी में आई को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट आई, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो हमारे पास ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग थी उसका एक एक लेटर प्रिंट हो गया। मैंने पहले सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करवाया था, तो हमारे पास पाइथन पूरा कंप्लीट प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने लूप लगाया, अब इस लूप के अंदर ये टेक्स्ट है, इसके अंदर पाइथन के जितने करैक्टर्स हैं वो अकेला अकेला करैक्टर, हर करैक्टर एक इंडेक्स नंबर के ऊपर मौजूद है। पी 0 इंडेक्स के ऊपर है, वाई 1 इंडेक्स के ऊपर है, टी 2 इंडेक्स के ऊपर है, इसी तरह से सो ऑन, हर लेटर एक इंडेक्स नंबर के ऊपर मौजूद है। तो ये पहला लेटर उठेगा, आई के अंदर आ गया पहली आइट्रेशन पे, आई प्रिंट कराया तो पी आ गया। उसके बाद सेकंड आइट्रेशन के ऊपर वाई आई के अंदर स्टोर हो जाएगा, आई को मैंने प्रिंट करवाया तो वाई आ गया। इसी तरह से पी टी आ जाएगा, टी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एच जो है वो आई के अंदर स्टोर हुआ, आई को मैंने प्रिंट करवाया तो हमारे पास एच प्रिंट हो गया। एंड उसके बाद ओ लोकल वेरिएबल आई के अंदर आएगा, उसको मैंने प्रिंट करवाया तो हमारे पास ओ प्रिंट हो गया। लास्ट के ऊपर हमारे पास एन है, तो एन हमारे पास टेक्स्ट नाम के वेरिएबल से आई लोकल वेरिएबल के अंदर आएगा, उस वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवा दिया तो हमारे पास एन प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम एक टेक्स्ट के ऊपर, एक स्ट्रिंग के ऊपर भी आइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से डिक्शनरी के ऊपर भी आइट्रेशन परफॉर्म करवाई जा सकती हैं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आइट्रेशन परफॉर्म की थी। तो आए हम डिक्शनरी को देख सकते हैं कि किस तरह से डिक्शनरी के ऊपर हम लूप लगा के आइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं रोज़ के नाम की। डिक्शनरी की पहचान है कि इसकी कर्ली ब्रेसेस होती हैं। पहला मैं लेता हूँ रोज़, रो 1, ये इसकी की है। उसके बाद 1, हमारे पास रो 1 जो है ये की है और 1 जो है ये इसकी वैल्यू है। तो ये एक हमारे पास पूरी एक आइटम बन गई। उसके बाद हम सेकंड आइटम ले लेते हैं, रो 2 कोलन 2 कॉमा सेपरेटेड, रो 3 3। इस डिक्शनरी को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट करवाते हैं तो ये हमारे पास एक पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। इसमें ये हमारे पास पहली आइटम है रो 1, इस जगह 1, रो 2 इसका 2 वैल्यू, रो 3 की और इसकी वैल्यू 3 प्रिंट हो गई। अगर इसके ऊपर मैंने आइट्रेशन परफॉर्म करवानी हो तो हमारे पास पहले की तरह ही लूप लगा लेंगे, फॉर रो इन रोज प्रिंट। ये हमने रो को प्रिंट करवाया तो हमारे पास इसकी कीज़ प्रिंट हो गई हैं, वैल्यूज़ प्रिंट नहीं हुई। तो इसके लिए हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा लेते हैं, की इज़ कर्ली ब्रैकेट्स रो एंड वैल्यू इज़
कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हमने इस डिक्शनरी की वैल्यूज़ लेनी है, तो इससे इससे हमारे पास जो डिक्शनरी पहले वो आएगी हमारे पास रॉज, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोकल वेरिएबल देंगे रॉ का। इसको अगेन प्रिंट करवाते हैं, तो हमारे पास की इज रॉ 1 एंड इट्स वैल्यू प्रिंट हो गई 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर की 2 और उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर थर्ड आइट्रेशन के ऊपर उसकी की और उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरह से डिक्शनरी के ऊपर, लिस्ट के ऊपर, टपल के ऊपर और स्ट्रिंग के ऊपर लूप्स को लगा के आइट्रेशंस परफॉर्म की जा सकती हैं। अब अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है, तो उसके लिए हम एक फ्रूट नाम का वेरिएबल बना देते हैं, इसकी टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनपुट। यहाँ पे टाइप करते हैं एंटर योर फेवरेट फ्रूट नेम। उसके बाद इसको प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एफ स्ट्रिंग योर फेवरेट फ्रूट इज। तो हमारे पास हमने एक वेरिएबल ले लिया है। उसके बाद इक्वल के बाद यहाँ पे इनपुट लिखेंगे कि ये हमने इनपुट लेनी है। उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे ये हमारे पास मैसेज होगा यूज़र के लिए कि कौन सी चीज़ उसने इनपुट करनी है। तो इसको हम प्रिंट करवाते हैं। ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इसके अंदर मैं लिखता हूँ एप्पल, एंटर। तो ये हमारे पास योर फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल, ये अब हमारे पास यूज़र से इनपुट ले रहा है। इससे पहले हमने जितनी डिक्शनरीज पढ़ी, लिस्ट पढ़ी, टपल पढ़ी, सब में हमने जो वैल्यू थी वो किसी वेरिएबल के अंदर, किसी डिक्शनरी के अंदर, किसी लिस्ट के अंदर स्टोर करवाई हुई थी। तो अगर हमने स्टोर हमारे पास ना की हो तो हमने यूज़र से वैल्यू लेनी हो तो इस तरीके से हम यूज़र से इनपुट का कीवर्ड यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट वैल्यू ले सकते हैं। इनपुट की डिफ़ॉल्ट टाइप स्ट्रिंग होती है, इसकी हम टाइप चेक कर लेते हैं, प्रिंट टाइप, प्रिंट करवाते हैं। तो ये हमारे पास योर फेवरेट फूड इज़ एप्पल और इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप आ गई है। इनपुट की टाइप स्ट्रिंग होती है, ये हमारे पास इसकी टाइप प्रिंट हो गई है। इसी तरह से अगर हमने पैकेजेस बनाने हो, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनानी हो, तो उसके लिए यूज़र से जो इनपुट लेते हैं वो कंसोल से लेते हैं। तो कंसोल पे लेने का जो तरीका है वो है हमारे पास, यहाँ पे हम sys डॉट argv, यहाँ पे argv जो है वो हमारे पास आर्गूमेंट वैल्यू है। ये argv जो आर्गूमेंट वैल्यू है, और sys को इंपोर्ट कर लेंगे। आगे करके देख लेते हैं, इंपोर्ट sys। उसके बाद इसको हम करेंगे py की फाइल के ऊपर। तो यहाँ से इसको मैं कट कर लेता हूँ py की फाइल के, क्योंकि इसकी हमने जो इनपुट लेनी थी वो कंसोल से लेनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया sys डॉट argv आर्गूमेंट वैल्यू। हमने इंपोर्ट sys को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद argv जो है ये इसकी आर्गूमेंट वैल्यू है, इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। इसको मैं टर्मिनल पे रन करता हूँ कंसोल पे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे इसको रन करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन hello डॉट py, ये हमारी फाइल का नाम है। उसके बाद जो आर्गूमेंट, जो वैल्यू हम इसको पास करना चाहते हैं उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्पल, एंटर। तो ये हमारे पास कंसोल के ऊपर हमने जो इनपुट दी थी वो प्रिंट हो गई। इसमें तरीका ये होता है कि इसके ये हमारे पास एक लिस्ट प्रिंट हो गई है। जैसे कि हमने इनपुट, यूज़र से इनपुट के बारे में पढ़ा था कि ये हमारे पास जो यूज़र से इनपुट लेते हैं इनपुट कीवर्ड के ज़रिए, उसकी टाइप जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है। इसी तरह से जो sys डॉट आर्ग की बाय डिफ़ॉल्ट टाइप है वो ऑब्जेक्ट टाइप होती है, ये ऑब्जेक्ट टाइप होती है। जो हम वैल्यू देते हैं ये उसी तरह से प्रिंट होती है। इसमें इसका तरीका ये होता है कि इसके पहले इंडेक्स पे जो जिस फाइल के अंदर हम py की फाइल के अंदर काम कर रहे हैं उसका नाम होता है। उसके बाद जैसे जैसे इसके अंदर वैल्यूज देते हैं वो प्रिंट होती जाती है। इसके बाद मैं मज़ीद स्पेस दे के और सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू दे देता हूँ।
इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो ये हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो गई एप्पल मैंगो। इसको मज़ीद प्रिंट करवाना चाहें तो हमारे पास स्पेस दे के सिंगल कोट्स के अंदर तो ये हमारे पास ये पूरी प्रिंट हो रही है एप्पल मैंगो बनाना। सबसे पहले इन्हें के ऊपर फाइल का नाम है, उसके बाद जो जो हमने इनपुट टाइप दी हैं वो सारी प्रिंट हो गई हैं। इसी तरह से अगर इसकी हमें टाइप चेक करनी हो तो मैं इसकी टाइप चेक कर लेता हूँ। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप होती है, मतलब जो वैल्यू देंगे ये उसी तरह से प्रिंट होगी। सेव कर लिया, उसके बाद इसको मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ, एंटर। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये लिस्ट पूरी की पूरी प्रिंट हो गई है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है हेलो वर्ल्ड जो फाइल का नाम है, उसके बाद पहली एलिमेंट हमने दिया था, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, और उसके बाद हमारे पास इसकी जो टाइप है लिस्ट वो प्रिंट हो गई है। जो हम चीज़ देंगे ये उसी तरह से उसको प्रिंट करेगा, ये इसकी टाइप ऑब्जेक्ट होती है। तो sys.r को इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, हमने अगर यूज़र से कंसोल पे इनपुट लेनी है किसी एप्लीकेशन के लिए, कोई इंस्टॉलेशन करवाने के लिए या यूज़र को लॉगिन करवाने के लिए, तो उसके लिए हम sys.r इनपुट टाइप यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप को देख लेते हैं। वाइल लूप बिल्कुल इफ की कंडीशन की तरह होता है। सबसे पहले वो लॉजिक जैसे इफ कंडीशन में होती है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसमें होता है हमारे पास वाइल लॉजिक कॉलन, यहाँ पे हमारे पास लूप की बॉडी होगी। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है हमारे पास कि हमारे पास सबसे पहले वाइल आता है, उसके बाद इसकी लॉजिक होती है, लॉजिक के बाद ये जो हमारे पास इंटेंडेड ब्लॉक है, इसको इसकी लूप की बॉडी कहते हैं। इसमें लूप की बॉडी तब तक चलती रहेगी जब तक लूप वाइल की लॉजिक फॉल्स नहीं हो जाएगी। जब तक ये ट्रू रहेगी, लूप वाइल लूप की जो बॉडी है वो रिपीट होती रहेगी इनफाइनाइट टाइम्स। जैसे इसकी वाइल की जो लॉजिक है ये कंडीशन जो है फॉल्स होगी तो लूप रुक जाएगा। यहाँ पे मैं एक कोर्स नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी टाइप मैंने बूलियन रखी है, इक्वल्स टू, इसको मैंने ट्रू वैल्यू दे दी। इसके बाद मैंने वाइल लूप लगाया, वाइल कोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास कोर्स को हमने ट्रू वैल्यू देती हुई है। तो इसकी बॉडी में जो भी हम लिखेंगे, वाइल के बॉडी में जो भी लिखेंगे वो तब तक प्रिंट होता रहेगा जब तक हमारे पास ये कोर्स जब फॉल्स नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमने इसको ट्रू दिया हुआ है। बॉडी लिखने के बाद रन करूँ, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। तो हमारे पास इनफाइनाइट टाइम्स लूप चल जाएगा क्योंकि इसकी कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं और ये हमेशा चलता रहेगा। तो इसको फॉल्स करने के लिए हमारे पास मैं यहाँ पे एक और कीवर्ड सेमेस्टर इज इक्वल्स टू 1, ये 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर ये हम इस लूप को रन करेंगे तो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। तो मैं इसको सेमेस्टर जो एक वेरिएबल था उसको मैं करता हूँ प्लस इज इक्वल्स टू 1, कि इसमें हर आइट्रेशन के ऊपर एक एक प्लस होता है। उसके बाद मैं इफ़ की कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ जो सेमेस्टर है जैसे ही सेमेस्टर 8 के इक्वल हो तो हमारे पास यहाँ पे लूप जो है वो रुक जाए। तो यहाँ पे इसका रिजर्व कीवर्ड है ब्रेक। अब मैं ब्रेक लगाऊंगा तो ये हमारे पास प्रिंट होगा, लेकिन ये सिर्फ 8 टाइम्स प्रिंट होगा। इसको मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास कंटिन्यू जो है कंटिन्यू हमारे पास 7 टाइम्स प्रिंट होगा। अगर यहाँ इसको मैं 0 से स्टार्ट करूँगा तो ये 8 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा 8 टाइम्स कंटिन्यू प्रिंट हो गई। रन किस तरह से होगा, हमारे पास सबसे पहले जो कोर्स है उसको हमने ट्रू सेट किया हुआ है तो ये कंटिन्यू को प्रिंट करेगा, पहली दफ़ा प्रिंट करेगा। उसके बाद सेमेस्टर में सेमेस्टर की वैल्यू 0, तो इसमें +1 इज इक्वल्स टू 1 है। तो इसके अंदर हर दफ़ा +1 इस 1 के अंदर एक और ऐड हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा
तो यहाँ पे 2 में एक ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा 3 में एक ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 4 में एक ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ये ऐड होता रहेगा और ये हर दफ़ा यहाँ पे जाकर सेमेस्टर की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे है 1 1 डबल इज इक्वल टू 8 फॉल्स हो गया, तो ये आगे नहीं चलेगा, तो दोबारा वापस यहाँ पे वाइल पे आ गया, वाइल के ऊपर दोबारा यहाँ पे सेमेस्टर के अंदर पहले 1 था, 1 में 1 ऐड हुआ 2 हो गया, सेमेस्टर के अंदर 2 है, 2 डबल इज इक्वल टू 8, ये अगेन कंडीशन फॉल्स हो गई, ये आगे नहीं चलेगा, दोबारा ऐसे चलता रहेगा। जैसे ही हमारे पास 7th 8th आइटरेशन आएगी तो यहाँ पे हमारे पास 7 के अंदर एक ऐड होगा, 8 हो जाएगा, सेमेस्टर के अंदर 8 वैल्यू है, 8 डबल इज इक्वल टू 8 डबल इज इक्वल टू 8 बराबर होता है, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होगी तो ब्रेक हमारे पास रिजर्व कीवर्ड है, वो हमारे पास यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लूप से बाहर निकलेंगे और ये 8 टाइम्स कंटिन्यू प्रिंट हो जाएगा, तो हमारे पास 8 टाइम्स कंटिन्यू प्रिंट हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें स्टार्ट में हमें सेट फ्लैग लगा के सेट करना पड़ेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका हमारे पास तरीकाकार ये है। यहाँ पे अब हम एक लिस्ट ले लेते हैं रोज के नाम से, कॉलन लिस्ट, इसकी टाइप है स्ट्रिंग, इक्वल्स टू लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स रो 1। इसके बाद हम एक नम के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं 0, ये हमने एक ले लिया। अब हम वाइल के अंदर ही हम कंडीशन लगा देंगे, हम लिखेंगे नम नंबर छोटा हो लेंथ से, लेंथ किसकी, जो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट की लेंथ से छोटा, तो लिस्ट को हम यहाँ पे लिस्ट रॉस के नाम से एक लिस्ट है हमारे पास, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद वाइल की बॉडी में इसको हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स नंबर इज कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम नाम पास करते हैं। उसके बाद एंड वैल्यू इज लिस्ट है वो रॉज के नाम से है, और इसके अंदर हमारे पास नम की वैल्यू है जो कि एक प्रिंट होगा। उसके बाद हम नम हमारे पास यहाँ पे नम इज इक्वल टू 0 है, तो ये हर आइट्रेशन के बाद नम के अंदर एक वैल्यू ऐड होगी, तो प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास कैसे चलेगा, सबसे पहले हमारे पास ये रोज की एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमने एक नीचे वेरिएबल नाम के नाम से डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 0 है, तो हर दफ़ा वाइल के आगे हमने कंडीशन लिख दी है। इससे पहले हमने फ्लैग लगाया था और फ्लैग को ट्रू और फॉल्स कर दिया था। अब यहाँ में हमने वाइल के आगे ही उसकी कंडीशन लिख दी है, जब तक हमारे पास नाम की वैल्यू इसकी लिस्ट की लेंथ से कम होगी तो ये प्रिंट होता रहेगा। प्रिंट होगा, पहली दफ़ा प्रिंट होगा, उसके बाद नाम के अंदर एक वैल्यू प्लस हो जाएगी, फिर ये वापस जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नाम के अंदर दोबारा नाम के अंदर आ गया 1, लेंथ चेक होगी, लेंथ हमारे पास 3 है, इसकी लेंथ हमारे पास 3 है, अगेन प्रिंट होगा, दूसरी दफ़ा अगेन हमारे पास उसकी लेंथ थी 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, अगेन वापस जाएगा, नाम के अंदर एक और ऐड होगा 3, तो 3 के ऊपर हमारे पास 3, तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी, नाम हमारे पास इसके से छोटा नहीं है, तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी और यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा। इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 0 स्टार्ट हुआ, पहले इंडेक्स 0 इंडेक्स के ऊपर प्रिंट हुआ, रो प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारे पास नीचे आया तो हमारे पास 1 के एक ऐड हो गया, उसके बाद अगेन ये वापस गया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 आ गई, तो ये हमारे पास इसकी लेंथ तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये हमारे पास लूप चलता रहेगा। अभी हम यहाँ पे हम लूप के कुछ कंट्रोल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ब्रेक, उसके बाद हमारे पास है कंटिन्यू,
इसके बाद है हमारे पास पास। तो ये हमारे पास लूप्स के कुछ कंट्रोल्स हैं। सबसे पहले हमने ब्रेक को हम पहले देख चुके हैं, जहाँ भी हम ब्रेक लगाएंगे वहाँ से लूप ब्रेक हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप रुक जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू को देख लेते हैं। इसके लिए मैं और लूप बना लेता हूँ। आई इन रेंज का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले, रेंज दे लेता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ इफ आई डबल इज इक्वल टू 3 कंटिन्यू प्रिंट आई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमने एक लूप लगाया रेंज के फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3। जैसे ही हमारे पास 1 से 9 तक ये प्रिंट होगी लिस्ट, रेंज प्रिंट होगी, नंबर्स प्रिंट होंगे। इसमें जैसे ही हमारे पास 3 के ऊपर आएगा तो उसको कंटिन्यू कर देगा। जहाँ जिस कंडीशन के ऊपर भी हम कंटिन्यू लगाते हैं, कंटिन्यू का मतलब है वो उस कंडीशन को स्किप कर देगा। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये हमारे पास 3 के अलावा 1 से 9 तक प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 3 प्रिंट नहीं होगा। कंटिन्यू का मतलब है कि वो जिस कंडीशन के ऊपर लगेगा वो उस कंडीशन को स्किप कर देगा। तो हमारे पास 1 2 4 3 हमारे पास स्किप हो गया और 9 तक सारे वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। तो ये हमारे पास कंटिन्यू का फ़ायदा है कि जहाँ पे भी हमने किसी कंडीशन के ऊपर किसी नंबर को छोड़ना होता है तो वहाँ पे कंटिन्यू लगाते हैं तो वो उस स्टेप को स्किप कर देता है। इसके साथ ही हमने अगर पास को देख लेते हैं। इसके बाद पास है, अगर हमने कोई लूप लिखना हो और उसकी बॉडी अभी डिफ़ाइन ना करनी हो, तो जैसे हम बॉडी डिफ़ाइन नहीं करेंगे, उसको रन करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। तो इससे बचने के लिए हम इसकी बॉडी में पास लिख लेते हैं। पास का फ़ायदा ये है कि बॉडी को बाद में डिफ़ाइन कर लेंगे और हम पास लिखने से एरर से बच जाते हैं। ये हमारे पास एरर रिमूव हो गया। जब भी हमने कोई लूप कोई कंडीशन लगानी है, अगर उसको हम उसकी बॉडी को एम्प्टी छोड़ेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। तो उसका हल हमारे पास ये होता है कि उसकी बॉडी में पास का कीवर्ड पास कर दें तो हमारे पास एरर नहीं आता। थैंक यू।